नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमंच खबर, जहां पूरा देश रोजगार, बेरोजगारी और नए नए आइडियाज पे काम कर रहा है। आज के इस वर्तमान डिजिटल युग में कहा जाए तो अक्सर ये सुनने में मिलता है कि जिसके पास आइडियाज हैं, जिसके पास नए तरीके हैं, जिन्होंने अपने आइडियाज डेवलप किए हैं, वही आज का सिकंदर है। डाटा और आइडिया दो ही सिकंदर है आज के जमाने का, ये गलियारों में चलता है। लेकिन कृषि जगत, जो कि खेती बाड़ी, जहां युवाओं का रुझान इस खेती बाड़ी की तरफ कम से कम है, वहीं इसमें नए आइडियाज की भी ढेर सारी कमी है। हम जब इससे पहले 2 प्रोग्राम हम लोगों ने किया और जिसमें एक उन्नतशील किसान के बारे में हमने बताया, और उस युवा किसान ने जो अपनी व्यवस्था बनाई थी, उस व्यवस्था के अनुसार आपने ये देखा कि उसने कैसे पैदावार ली है। लेकिन जब हम इस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे तो हमारी मुलाकात एक ऐसे किसान से हुई, शायद उस पद पर रहना हर युवा के लिए गौरव का विषय होता है। हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में इस पूरी जर्नी के बारे में, अपने पूरी व्यवस्थित चीज़ों के बारे में, इनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में भी हम इन्हीं से जानेंगे। एक आईएफएस का अपना एक लाइफ स्टाइल होता है, उसके बाद कृषि जगत में आना और खेती बाड़ी के पीछे काम करना, रिसर्च करना, रूरल डेवलपमेंट और छोटी छोटी चीज़ों को जस्टिफाई करने के लिए अपने आइडियाज को ले आना। तो सर, हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए कि कौन हैं आप और कैसे शुरुआत हुई आपकी इस चीज़ की। मेरा नाम दिलीप सिंह है और मैं यहीं का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी यहाँ खेती करते हैं और मेरी प्रारंभिक शिक्षा यहीं के ग्रामीण सरकारी विद्यालय से हुई है। बाद में फिर मैंने बनारस से हाई स्कूल इंटरमीडिएट किया है, लखनऊ यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन किया और 1984 से मैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में रहा हूँ और 2018 मार्च में महाराष्ट्र के प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पद पे पहुंचने के बाद मैंने सर्विस से लगभग 1 साल पहले अपना जॉब बदला। मैं वो सर्विस से निकल के अब खेती कर रहा हूँ पिछले मार्च 2018 से। और ये खेती मैं बीच में 2004 से 2007 के दौरान स्टडी लीव लेके इस एरिया पे थोड़ा मैंने एक्शन रिसर्च किया था। उस एक्शन रिसर्च का टॉपिक था रोल ऑफ एजुकेशन एंड इम्प्रूव टेक्नोलॉजी इन होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ अंडर प्रिविलेज्ड ऑफ खड्डा ब्लॉक, कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट। उसी के तहत मैंने एक खेती का मॉडल डेवलप किया है। अब उस मॉडल को, जिस पे मुझे पीएचडी अवार्ड हुई है, जिसके कारण से मैं अब डॉक्टर दिलीप सिंह भी हो गया हूँ, अब उसी मॉडल को मैं धरातल पे उतार रहा हूँ। पिछले 2 साल से मैं कर रहा हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मैंने रिसर्च किया है, जिसका आउटकम ये था कि मैं एक इक्विटी बेस्ड एक मॉडल डेवलप किया हूँ, इक्विटी बेस्ड सस्टेनेबल, जो निरंतर चलता रहे, जिसमें हमारे सॉयल और वाटर टेबल और बाकी प्राणियों का भी उसमें ख्याल हो। इसके साथ ही साथ हमारा जो मॉडल डेवलप हुआ है, जिसमें मैं पैदावार का 1/5 हिस्सा मज़दूरों को दे रहा हूँ, 1/5 हिस्सा मैनेजमेंट को दे रहा हूँ और 1/4 मैं ज़मीन मालिकों को दे रहा हूँ और 20% जो है मेरा खाद बीज पानी है और बाकी जो है 5% कैपिटल इंटरेस्ट है, 5% इंश्योरेंस है, 5% मिसलिनियस है। इस व्यवस्था के तहत मैं खेती कर रहा हूँ, जिसमें मेरा उद्देश्य है कि खेती से जुड़े सारे लोगों का मतलब एक प्रोपोर्शनेट सबका विकास हो और जो हमारी खेती है वो पूरी तरह से सस्टेनेबल हो और जिसे हम कहते हैं कि इन्वायरमेंट की दृष्टि से परफेक्ट हो, उसको ध्यान में रख के मैं कर रहा हूँ। पिछले 2 साल से मैंने जो अनुभव लिया वो बहुत अच्छा था। धीरे धीरे मैं खेती की ईल्ड, हमारा जो उद्देश्य है कि मिनिमम थ्रेशोल्ड हम इस इलाके में 2 लाख प्रति एकड़ प्रति वर्ष
इसकी हम पैदावार ले, मिनिमम है ये मेरा, लेकिन इसको हम 3 लाख 4 लाख तक आराम से पहुंचा सकते हैं। लेकिन जो मेरा थ्रेशोल्ड है वो 2 लाख प्रति एकड़ प्रति वर्ष है, जो मैं तीसरे साल लगभग अचीव करने जा रहा हूँ, 2 लाख प्रति एकड़ प्रति वर्ष। जिस फॉर्म पे मैंने शुरुआत की, मजदूरी पे लगभग 3 लाख रुपया खर्च किया जाता था, आज मैं उस पे 10 लाख रुपया दे रहा हूँ मज़दूरों को। इससे जो है पर एकड़ जो एम्प्लॉयबिलिटी होती है, पर एकड़ जो मज़दूरों की संख्या और मज़दूरों का पेमेंट होता है, वो लगभग 4 गुना होने जा रहा है। साथ ही मैं अपने फॉर्म पे जो पहले मैनेजर्स का कॉन्सेप्ट नहीं था, 2 पढ़े लिखे लगभग ग्रेजुएट मैनेजर्स रखा हूँ। वो यंग बच्चे हैं और हमारी पूरी मज़दूरों की एक फ़िक्स टीम है, आदमी की, औरतों की, और ये हम सब मिलजुल के बढ़िया खेती कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि मतलब इस खेती से बाकी किसान भी फ़ायदेमंद होंगे और धीरे धीरे हम लोग इस इलाके में किसी भी तरह की विपन्नता न रहे, उसको डेफिनेटली अचीव करेंगे। जो ये वर्तमान आपका ये मॉडल स्ट्रक्चर आपने बनाया, जो आपने रिसर्च की, रिसर्च का जो विषय था, उसके थ्रू जो भी ग्रामीण एरिया में जो वर्कर्स हैं, सबसे बड़ी चीज़ है इस चीज़ की कि हमने एक डिफाइन किया है कि हमारे इस पूरे वर्क में 3 प्रमुख रोल हैं। एक हमारे किसान का है, एक किसान का है, एक जमीन मालिक का है, एक मजदूर वर्ग है जो मजदूर है, और तीसरा जो है जो मैनेजमेंट इनपुट खेती में लगभग नहीं है, सीधे ज़मीन मालिक देखता है, या बीच में जो मैनेजर भी कोई रखते हैं। तो यहाँ सिरवार और मेट का ज़्यादा कॉन्सेप्ट है, जो बहुत पढ़े लिखे और टेक्निकली और मैनेजेरियल उनमें कैपेबिलिटी नहीं होती है, जिसकी वजह से जो पर एकड़ ऑप्टिमम यील्ड है वो हम नहीं अचीव कर पाते। यानी कि जो अक्सर ये लोग कहते हैं कि कृषि में जितनी हम लागत लगा रहे हैं, हमें उसकी तुलना में रिटर्न नहीं मिल रहा है। तो जैसे आप तो ऐसी सर्विसेज में रहे हैं जो बच्चों के लिए एक आदर्श सर्विस होती है, लोग सोचते हैं कि इस बड़े लेवल पे, लेकिन बेरोजगारी का जो इतना बड़ा दौर है, उसमें कृषि जो है वो उस बेरोजगारी को दूर करने में कितनी सहायक हो सकती है? अब अगर हम देखें, अभी हम थोड़ी देर के लिए कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट की खेती की बात करें, तो यहाँ से दुनिया भर के मज़दूर माइग्रेट होते हैं। अगर हम थोड़ी देर के लिए एक गांव को यूनिट बनाएं और एक गांव की जीडीपी और पर कैपिटा इनकम पे अगर काम करें, तो जो अभी मौजूदा जीडीपी पर मतलब ग्रामीण एक गांव को अगर यूनिट बनाएं और एक गांव को यूनिट बना के अगर हम जीडीपी देखें और पर कैपिटा इनकम देखें, तो जितना आज है हम आराम से उसको 4 गुना 5 गुना पहुंचा सकते हैं। अगर हमने एक गांव को यूनिट बना के अगर उस जीडीपी और पर कैपिटा इनकम को 4 गुना 5 गुना पहुंचा दिया, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई गांव से माइग्रेट करेगा तो डेफिनेटली वो अच्छे जॉब के लिए माइग्रेट करे, वो मज़दूर बनने के लिए ना माइग्रेट करे। मज़दूर का काम हम इतना इस इंटेंसिव फार्मिंग और उससे एलाइड और थोड़ा सा वैल्यू एडिशन के साथ अगर थोड़ा भी काम करने लगेंगे, तो कोई मज़दूर यहाँ से माइग्रेट नहीं होगा। हाँ, पढ़ लिख के किसी को अच्छा जॉब मिलता है वो माइग्रेट करे तो वो समझ में आती है बात, लेकिन एकदम बेसिक खाली अपने जीवन को पालने के लिए अगर हम माइग्रेट करते हैं, तो मुझे लगता है कि कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है जो हर तरह से नैसर्गिक रूप में इतना संपन्न है कि यहाँ से कोई माइग्रेशन हो। और जो अभी हमारी मौजूदा सरकार है, मोदी जी और योगी जी की भी लगभग यही थिंकिंग है, और मैं तो देखता हूँ कि यही थिंकिंग लेके मैं 2018 से यहाँ आया हूँ और मैं देख रहा हूँ कि सरकारें भी अब इस दिशा में कोशिश करने लगी हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम पूरी ताकत से इस दिशा में काम करें तो हम 4 गुना एम्प्लॉयमेंट यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। अभी जब आपसे बात हो रही थी तो आपने बताया कि आपने जब आप अपने डिप्यूट पे थे या फिर आपने जो स्टडी लीव ली थी उसमें आप इधर आए थे और आपने एक सिलेक्शन किया था कि एजुकेशन का जो रेशियो है, हमारा साक्षरता दर है, वो एक वर्ग विशेष के लिए काफ़ी कम है और उसको बढ़ाने के लिए प्रयास किया। तो एजुकेशन जो अभी वर्तमान में है वो एक तरह से कहें कि प्रैक्टिकल एजुकेशन नहीं है।
नहीं, क्या है देखिए ना, अभी जो हमारा सरकारी विद्यालय है, जो समाज का सबसे कमज़ोर तबका है, आज भी उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ सरकारी विद्यालय ही है। आज आप यहाँ पे देखें तो लगभग 30-40% बच्चे या तो अपने पेरेंट्स के साथ खेत में काम करते हैं, बकरी चराते हैं, घास लाते हैं। इवन 5-5, 6-6 साल के बच्चे घर में रह के खाना बना के पेरेंट्स को खेत में ला के खाना पहुंचाते हैं। तो जब आर्थिक तंगी इतनी है कि 4 साल 5 साल के बच्चे को भी किसी न किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में लगनी पड़ती है, अगर उस बच्चे को विद्यालय जाना है तो सिवाय सरकारी विद्यालय के कोई दूसरा विद्यालय अवेलेबल नहीं है। सरकारी विद्यालयों की सुधार धीरे धीरे सरकार कर रही है, लेकिन अभी भी बहुत सुधार की ज़रूरत है। और जैसे जैसे उसमें सुधार होता जाएगा और इन मज़दूरों की थोड़ी आर्थिक स्थिति, एम्प्लॉयमेंट, एक सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट के ज़रिए उनकी आमदनी बढ़ती जाएगी, तो ये एजुकेशन की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकती है, जो मेरे रिसर्च के मॉडल में ये बाहर आया है। इस इलाके में 1981 के सेंसस में पूरी कंट्री में 48 डिस्ट्रिक्ट्स थे जिसमें SC फीमेल लिटरेसी लेस देन 2% थी, जिसमें ये ज़िला भी था कुशीनगर, पहले वो देवरिया था तो ये भी था। तो बाद में मैंने 91 का सेंसस चेक किया तो पता चला कि कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट तो 91 में 2% से 4% पे आ गया, लेकिन खड्डा ब्लॉक फिर भी 2% के अंदर ही रहा। उस समय भी 91 में 3 ब्लॉक थे, दुधई, खड्डा और एक ब्लॉक और था जो 2% के नीचे था। SC फीमेल लिटरेसी, मतलब 81 से लेके 91 के बीच में भी कोई परिवर्तन नहीं आया। उसके बाद 2001 और 2011 का डाटा मैंने चेक नहीं किया, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आया होगा। हो सकता है कि 2% से ये बढ़ के 20% पे आ गया हो, और 2000 अगर हम 11 का डाटा चेक करेंगे तो शायद हो सकता है कि SC फीमेल लिटरेसी वो 30, 35, 40% पे आ गई हो, लेकिन वो भी 100% लाना सबसे ज़रूरी है। और वो जब तक हम सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट नहीं क्रिएट करते हैं, और वो एम्प्लॉयमेंट जो मतलब उनकी आर्थिक स्थिति को थोड़ा सुधार करे, तो ये संभव हो पाएगा। और मुझे लगता है कि धीरे 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 अगर इंटेंसिव फार्मिंग विद वैल्यू एडिशन करें तो ये संभव है। आपने अभी बात की कि आपने एक योजना बनाई है जिसके अंतर्गत आपके पास जो वर्कर, जो मजदूर काम करते हैं, वो जस्ट लाइक वैसे ही काम करते हैं जैसे कहीं कोई सैलरीड वर्कर काम करता है। तो उससे एक तो उनको सिक्योरिटी मिलती है कि पूरे साल हमें यहाँ रोजगार मिल जाएगा, उन्हें वर्क ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, आपके पास परमानेंट काम है। और जो हम प्रोडक्ट यहाँ निकाल रहे हैं उसकी सबसे बड़ी, जो कृषि उत्पाद है उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम मंडी की है, जिसके सवाल बार बार उठते हैं। और इसलिए ये कहा जाता है कि बिचौलिए जो हैं बीच में बेहतर बेनिफिट लेते हैं। किसानों के लिए वो मंडी की व्यवस्था नहीं है, जिससे दिक्कत होती है। तो वो किसान जो आजकल इस खेती से भाग रहे हैं, उनके लिए मैसेज क्या है आपका? नहीं, अभी जैसे हम खेती कर रहे हैं अपनी खेती, तो हम इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होने जा रहा है कि हम फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी बना रहे हैं। उस फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी में हम अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को जोड़ेंगे, और वो जोड़ने के बाद हम लोग जो भी पैदा करेंगे, एक तो मेरी कोशिश होगी कि हम लोग धीरे धीरे ऑर्गेनिक पे शिफ्ट करें। ऑर्गेनिक पे शिफ्ट होने से क्या है, हमारे प्रोड्यूस का इमीडिएट वैल्यू एडिशन होगा, और फिर जब इकट्ठा हो जाएंगे तो हम लोगों के पास स्ट्रेंथ आ जाएगी, फिर हम उसको डायरेक्ट कहीं भी मार्केट कर सकते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने अपना आलू जो हम पैदा करते हैं, आलू ऑर्गेनिक पैदा करने लगे, तो हम उस आलू को एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे। एक्सपोर्ट करना भी कठिन नहीं है, लेकिन अभी जो हम आलू या प्रोड्यूस पैदा कर रहे हैं उसमें इतना ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं कि वो एक्सपोर्ट स्टैंडर्ड पे खरा नहीं उतरेगा। तो उसको बदलने के लिए हमें उस स्टैंडर्ड का प्रोड्यूस, अगर हम सब कुछ किसान मिल के, जिसके लिए एक बहुत अच्छा टूल है फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी बना के, जिसको मैं ड्यू कोर्स में बनाने जा रहा हूँ। हमारे साथ तमाम किसानों से बात हुई और जो हमारे विचार से काफ़ी सहमत हैं, तो हम सब मिल के बनाएंगे और अपने प्रोड्यूस का बेहतरीन प्राइस हम लेंगे। हम इतने ताकतवर बनेंगे कि हम किसी मंडी, इमीडिएट मंडी पे डिपेंडेंट ना रहें। हम दुनिया में जहाँ भी हमारा प्रोड्यूस अच्छा बिकेगा, हम वहाँ बेचेंगे। और इसके लिए थोड़ा सा किसानों को एक मतलब आपस में सहयोग करके और एक ताकतवर समूह बनाना पड़ेगा, जो ड्यू कोर्स में बनेगा।
तो जो भी इस परिचर्चा को देखें, आपने इस खेती किसानी के एक नए मॉडल को देखा। हम लोगों ने आपके फॉर्म पे, आपके खेतों में विजिट भी किया, देखा कि आप धीरे धीरे कृषि को ऑर्गेनिक की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। और ये है कि फॉरेन कंट्रीज में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की एक वैल्यू अपनी अलग है, इंडिया में भी है, अलग मार्केट है। सिर्फ इंडिया में भी है और हम आपको बताएं हमारे गांव में भी है। अब हमारे मजदूर जब हमारा आलू खरीदते हैं, मतलब अपने खाने के लिए, तो वो ऑब्जर्व करते हैं कि जिस प्लॉट में ज़्यादा यूरिया और पोटास पड़ा है, वो कहते हैं नहीं, हमने के एमे के नहीं खरीदल जाई, हेमे के खरीदल जाई, हेमे यूरिया कम पड़ल बा। तो आज ये समझ गांव में भी आ गई है, लोग ये समझने लगे हैं कि ऑर्गेनिक प्रोड्यूस बेटर है हमारे लिए। तो जिस दिन हम ऑर्गेनिक प्रोड्यूस को मार्केट में लाएंगे, अपने आप लोग इसे अडॉप्ट करेंगे। वो बहुत कठिन नहीं है, अब ये समझाने की ज़रूरत नहीं है। और आज इतना मतलब मास मीडिया होने की वजह से एक जनरल अवेयरनेस मासेस की इम्प्रूव हो रही है। आपने हमें समय दिया इस जरूरी चर्चा में, और जो लोग भी इस आपके इस पूरे सिस्टम को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, हम उनको बता दें कि यह मुख्यालय से इसकी दूरी, जो कुशीनगर पडरौना मुख्यालय है, उससे दूरी इसकी लगभग 40 किलोमीटर के आसपास है। आप यहाँ हनुमानगंज थाना के जस्ट बगल में बोधी छपरा में इनका फार्म हाउस है। आप वहाँ विजिट करके आप इनसे संपर्क करके इनके मॉडल को जानकारी ले सकते हैं। और हम इनका कॉन्टैक्ट डिटेल भी उस वीडियो में इंक्लूड कर देंगे ताकि आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकें। आपने हमसे बात की, इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी शेयर की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहे जनमंच खबर के साथ, हम ऐसे ही और ढेर सारी स्टोरीज आपके बीच लाते रहेंगे। अगर आपका कोई सवाल है, अगर आप कुछ जानना चाहते हैं या फिर कोई चीज़ रह गई जिसके बारे में और इनसे आप जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद। जनमंच खबर देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन जरूर दबाएं, खबरों को शेयर करना ना भूलें। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। जुड़े रहें जनमंच खबर के साथ।